चल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलो ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम्म, हमारा है थर्ड। सॉरी, तो आंसर शीट है। कहाँ गया? साइड वाला। साइड वाला था। ये तो दोनों एक जैसी शीट्स हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती। चलें, अब दूसरे तरीके से कर लेंगे। अच्छा, करेक्ट आंसर फिर वही आ गया। फिर आप फिर आपने वही ओपन किया हुआ है। ये सॉरी। When using an agent, what is the default output type and what mechanism is employed to override this default for structured responses? When using an agent, what is the default output type and what mechanism is employed to override this default for structured responses? यानी ये कह रहा है कि हम एजेंट जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट आउटपुट टाइप है वो क्या है, और वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसको हम यूज़ करते हुए ओवरराइड करते हैं डिफ़ॉल्ट और स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेस। तो अब बिल्कुल जिसमें डिफॉल्ट क्या है पहले तो हमने ये डिसाइड करना होगा। हम्म, वो डिसाइड हो गया तो ऑप्शन बिल्कुल हमें मिल जाएगा। अच्छा, ये ए में कह रहा है द डिफ़ॉल्ट इज जेसन, इट इज़ ओवररिडन बाय सेटिंग मॉडल सेटिंग्स विद द रिस्पॉन्स फॉर्मेट पैरामीटर। देखें, पहली बात तो ये कि जेसन फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसको हम लोग कर ले रहे हैं डिस्कार्ड। दूसरे पे चलते हैं। द डिफ़ॉल्ट इज एस टी आर, it is सही है। overridden by specifying a Python type pydantic object data class in the output type parameter। अच्छा, बी ये हमारा आ गया। डिफ़ॉल्ट जो है एस टी आर है, ये तो है हमारा लाइकली यही आंसर बन सकता है, लेकिन हम अगले को देखते हैं उसमें क्या है। द डिफ़ॉल्ट इज लिस्ट, इट इज़ ओवररिडन बाय प्रोवाइडिंग a final tools to final output function that transform tool output। अच्छा, ये भी नहीं है अच्छा क्योंकि लिस्ट लिस्ट नहीं तो होती। नहीं होती तो फिर इसलिए हम इसको भी डिस्कार्ड कर ठीक है, देते हैं। और डी में भी डिक्शनरी भी नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास आंसर बनता है बी, क्योंकि एस टी आर होती है और इसको हम लोग इस ओवरराइड करते हैं पाइडेंटिक का ऑब्जेक्ट डेटा क्लास बना के। सही है, पाइथन टाइप यूज़ करके, तो आउटपुट टाइप पैरामीटर के। ठीक है, यही बनता है शायद। जी जी बिल्कुल बी ही बनेगा इसका, क्योंकि एक तो डिफॉल्ट भी स्ट्रिंग है और दूसरा हम लोग पाइडेंटिक और उसको डेटा क्लास को यूज करके स्ट्रक्चर आउटपुट जनरेट कराते हैं। ओके, चलें अब इसके हम आंसर्स को देखते हैं, और आंसर्स के अंदर यही कह रहा है कि द डिफ़ॉल्ट इज स्ट्रिंग, it is overridden by specifying a Python type example pydantic object data classes in the output type parameter. Why B is correct. Source states by default agents produce plain text, यानी str produce करते हैं, सही है, as a output. If you want the agent to produce a particular type of output, you can use the output type parameter. A common choice is to use Pydantic object, but we support any type that can be wrapped in a Pydantic type adapter. Data class list, type tick, etc. The note in the the note reinforces this. When you pass an output type that tells the model to use structured outputs instead of regular plain text responses। यानी ये नोट भी दिया हुआ है, ये नोट जो इधर मेंशन किया है वहाँ जी जी पर बिल्कुल, एजेंट एस डी के की काफी डॉक्यूमेंटेशन में। डिटेल में माशाल्लाह से इन्होंने पूरा बता दिया हम्म, कि बाय डिफॉल्ट एजेंट प्रोड्यूस करता है प्लेन टेक्स्ट और जिसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, और सारी इनकरेक्ट चीजें को मतलब पढ़ना जरा इसमें इनकरेक्ट में क्या है कि हमारे पास ए इनकरेक्ट क्यों है कि द डिफॉल्ट इज स्ट्रिंग नॉट जेसन। ठीक है, सो ऐसे इनकरेक्ट है। और द मॉडल सेटिंग आर द ट्यूनिंग पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर वगैरह आउटपुट टाइप पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। ठीक है। सी इनकरेक्ट क्यों है कि द डिफॉल्ट इज स्ट्रिंग नॉट लिस्ट। ठीक है, पहला पहला ऑप्शन ही इनमें गलत है। और टूल टू फाइनल आउटपुट फंक्शन जो है वो टूल यूज बिहेवियर प्रोसेसिंग या टूल रिजल्ट्स का वो है हमारे पास। ठीक है, नॉट फॉर सेटिंग द ओवरऑल आउटपुट टाइप। ठीक है, और डी क्यों इनकरेक्ट है कि डिफॉल्ट इज स्ट्रिंग डिक्शनरी नहीं है और एंड इंस्ट्रक्शन डिफाइन बिहेवियर नॉट आउटपुट फॉर्मेट। चलें, बड़े अच्छे से इसने जो है ना हमें वो दे दिया डिटेल में। मतलब ये है कि हमारे पास हर चीज़ जो है ना हमें आगे की पता चल रही है।
कंट्रोल टू फंक्शन आउटपुट क्या है? मॉडल सेटिंग का भी थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन इसने दे दी। अच्छा, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस का भी बता दिया कि वो डिफाइन करता है बिहेवियर को, नॉट आउटपुट फॉर्मेट। मतलब आउटपुट फॉर्मेट तो नहीं बताता ये बिल्कुल। ठीक है, चलें फोर्थ क्वेश्चन एक पर हम जाते हैं। जी शोभी, कुछ कह रहे हैं आप? 2 मिनट में बस में आया, 1 मिनट, आप क्वेश्चन 4 पढ़ें, बस में आ रहा हूँ। जी जी। Which multi-agent design pattern involves peer agent delegating conversational control to a specialized agent, and how is the pattern characterized in terms of control? Okay. Which multi-agent design pattern involves peer agents delegating conversational control to a specialized agent, and this how is this pattern characterized in terms of control? Manager है, agent is a tool, it is centralized. Hand off है, it is decentralized. Manager है, agent is tool, it is decentralized. Hand off, it is centralized. अच्छा, यहाँ पर देखें मल्टी एजेंट की बात हो रही है, और तो हम बात करते हैं तो इसके अंदर डेलीगेटिंग की बात हो रही है। देखिए कुछ अल्फाज हमें उन पे ध्यान देना पड़ता है, मल्टी एजेंट, डेलीगेटिंग। तो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से बी बनना चाहिए। क्यों बी बनना चाहिए? क्योंकि हैंड ऑफ है और डिसेंट्रलाइज्ड है। देखिए हैंड ऑफ हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड होता है इस तरीके से कि जब भी वो एजेंट एक ट्रायाज एजेंट होता है, तो वो जब भी कोई काम कर रहा होता है तो वो टोटली जो है, जब मतलब वो जब हैंड ऑफ कर रहा होता है तो वो टोटल ही कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एजेंट को जिसको वो हैंड ऑफ कर रहा होता है। अब मैनेजर यहाँ पर इन्होंने कहा है मैनेजर एजेंट एज अ टूल, इट इज़ सेंट्रलाइज्ड है। तो ये तो हमारा बनता ही नहीं कि सेंट्रलाइज्ड का कोई ताल्लुक उससे है ही नहीं। मैनेजर एजेंट एज अ टूल, इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। तो मैनेजर जो है वो एजेंट एज अ टूल, ये भी नहीं हमारा बनता। हैंड ऑफ इट इज़ सेंट्रलाइज्ड, यानी हैंड ऑफ क्या है, वो सेंट्रलाइज्ड है नहीं, हैंड ऑफ जो है सेंट्रलाइज्ड नहीं है, हैंड ऑफ जो है डिसेंट्रलाइज्ड है। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर बनता है बी। शुएब भाई। बी आपने कहा, 1 मिनट समझ में क्वेश्चन में मतलब वो सब। Which multi-agent design pattern involves peer agents delegating conversational control to specialized agent, ठीक है? And how is this pattern characterized in term of control? मैनेजर है वो एजेंट एज अ टूल अगर जाएगा तो इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड, हैंड ऑफ इज अ डिसेंट्रलाइज्ड, और मैनेजर एजेंट एज अ टूल इज अ इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड, और हैंड ऑफ इज इट इज़ अ, अच्छा, डिसेंट्रलाइज से क्या मतलब इनका कि सेंटर में नहीं है, एक एजेंट दूसरे को देगा और दूसरा फिर आगे तीसरे को देगा, ठीक है? या फिर आगे जो और टास्क परफॉर्म कराने होंगे, यही मकसद है इनका ना? देखिए सेंट्रलाइज्ड का मकसद हमें देखना पड़ेगा। सेंट्रलाइज्ड का मकसद क्या होता है कि एक मरकज़ होता है, सारा काम उसी के पास आ रहा होता है, मतलब जो हमारा। उससे आगे, ठीक है। हाँ, और जो डिसेंट्रलाइज्ड ये होता है कि भाई हर कोई अपना अपना सेपरेटली काम कर रहा होता है। जो स्पेशलाइज्ड है अपने काम के अंदर, वो अपना काम कर रहा होता है। जैसे अगर हम मिसाल करें एक ऑफिस की बात करते हैं, तो ऑफिस जो होता है ना, वो हमेशा सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है। ठीक है। वहाँ पर एक मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर को जो है रिपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। इसी तरीके से जो उसके नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो सबॉर्डिनेट्स जो है असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर असिस्टेंट हाँ, मैनेजर जाके मैनेजर को रिपोर्ट करता है और फाइनल डिसीजन कौन लेता है? मैनेजर लेता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर इसकी मिसाल इस तरीके से है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, या एक जो है क्या नाम है स्टार्टअप है, हम उसको ले लेते हैं, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब उसके अंदर जो है एक बैक एंड डेवलपर है, एक फ्रंट एंड डेवलपर है, एक जो है स्पेशलाइज्ड है पाइथन के अंदर एजेंट्स बनाने के अंदर, एक जो है स्पेशलाइज्ड है वो क्या नाम है कुबरनिटीज़ के अंदर। तो अब जब उनके जो मैनेजर होगा, ज़ाहिर बात है जो भी उनका फाउंडर होगा या जो भी एक जो बंदा जो कस्टमर डील कर रहा होगा, उसके पास कोई काम आता है तो वो क्या करता है, वो अब कुबरनिटीज़ का काम आया तो कुबरनिटीज़ वाले को जो है ना वो पूरा का पूरा काम जो है ना हैंड ऑफ कर देता है, डेलीगेट कर देता है कि भाई ये काम अब आपने करना है। ठीक है। उसके बाद वो काम की टोटल डीलिंग कस्टमर के साथ बातचीत करना, सब कुछ करना, वो कौन करेगा? कुबरनिटीज़ वाला कर, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है अपनी फील्ड के अंदर। ठीक है। अगर यही तो काम जो है उसके पास अगर कोई
उसके पास उससे रिलेटेड आ जाता है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट जेएस के एक्सपर्ट के लिए आ जाता है, फ्रंट एंड का काम है, तो वो एक एक्सपर्ट बैठा होगा उसको दे देगा, और वो फिर कस्टमर के साथ खुद बातचीत करेगा, मीटिंग्स उनकी चैट्स होंगी, और वो आपस में करके सारा मामला तय कर लेंगे। तो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सिस्टम को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक हो गया, सही। तो तो आंसर फिर देखिए यहाँ हमारे पर पास क्या इन्होंने एक्सप्लेनेशन है। पूछा है हाउ दिस पैटर्न कैरेक्टराइज इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल हैंड्स ऑफ। ही सही है, फिर हमारे पास हैंड्स ऑफ का जो है ना। हैंड ऑफ आता है बी मेरे हिसाब से, अब देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, चेक कर ले। ओके, हैंड ऑफ इज डिसेंट्रलाइज, ठीक है। हैंड ऑफ की डेफिनेशन ही बताती है हमें कि हैंड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड। सॉरी, यहाँ से हम आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, ये रहा, वाई बी इज करेक्ट। Source explicitly states that handoff peer agent hand of control to a specialized agent that takes over the conversation. This is decentralized। सही है, वही मैंने एग्जांपल दी ना, कि जब वो जी क्या नाम है वेब डेवलपमेंट वाले को देगा, तो वेब डेवलपमेंट वाले को टोटल कंट्रोल दे देगा, भाई कन्वर्सेशन भी तुम करो, डीलिंग भी तुम करो, सब कुछ तुम करो, और तुम्हारा काम है, ठीक है। बिल्कुल। द मैनेजर पैटर्न इज डिस्क्राइब्ड एज सेंट्रलाइज। जो मैनेजर का जो पैटर्न होता है, जिस तरह मैंने एक ऑफिस की एग्जांपल आपको दी कि उसके अंदर मैनेजर का जो पैटर्न होता है वो सेंट्रलाइज होता है, इन दी एंड जो है मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ का आंसर करने का, ठीक है। बिल्कुल। और मैनेजर पैटर्न इज सेंट्रलाइज्ड, इसलिए नॉट डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। हैंड ऑफ आर एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड। तो ये इसने इसकी एग्जांपल दे दी हमें, आंसर्स भी दे दिए। अब नेक्स्ट शीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अ, क्या ख्याल है, उम्मीद है शेख भाई बेहतर चल रहे हैं जी हम लोग। जी। हाँ हाँ, बेहतरीन है माशाल्लाह से। एमसीक्यूज तो अच्छे जनरेट कराए हुए हैं हम्म। और सही चल रहे हैं। तकरीबन हमारे पास 60-55 हो रहे हैं, तो तकरीबन कोशिश करते हैं हम लोग के 20 तक तो जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लें। या मेरा ख्याल है कि हम लोग अगर 9 बजे तक भी बैठेंगे, सॉरी 10 बजे तक भी बैठेंगे, तो हम लोग 50 क्वेश्चंस तो कर लेंगे इसमें से इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हाँ, हमने पहले भी किए हैं, पिछली वाली वीडियो के अंदर भी कवर किए हुए हैं हमने ना। जी जी। चलें 5वें पे चलते हैं। व्हेन प्रोवाइडिंग डायनामिक इंस्ट्रक्शंस टू एन एजेंट विया अ फंक्शन, यानी डायनामिक इंस्ट्रक्शन हम लोग डायनामिक फंक्शंस के जरिए प्रोवाइड कर रहे थे, फंक्शन बना के प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट स्पेसिफिक सेट ऑफ आर्गुमेंट डज द फंक्शन रिसीव एंड व्हाट मस्ट इट रिटर्न, यानी कौन कौन से आर्गुमेंट जो है फंक्शन रिसीव करता है और क्या उसे रिटर्न करना होता है। ठीक है। ए के अंदर है इट रिसीव्स ओनली द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मस्ट रिटर्न अ बुलियन। ये तो देखें, ओनली वाली बात आती है तो हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि ओनली वाले को तो हमेशा साइड पे कर लिया करो, सही है। हाँ, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ओनली कहीं पे कुछ एक प्रॉपर्टी ओनली के लिए यूज़ होनी होती है। ज़्यादातर तो उन्होंने जो है ना चीज़ों को रखा हुआ है, हर तरह की चीज़ को जो है ना ओके, बी के रिसीव अंदर भी आता करें। है इट रिसीव्स द एजेंट ऑब्जेक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मस्ट रिटर्न द प्रॉम्प्ट एज अ स्ट्रिंग। इट रिसीव्स द एजेंट ऑब्जेक्ट, द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मस्ट रिटर्न द प्रॉम्प्ट एज अ स्ट्रिंग। इसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं। It अगले receives ऑप्शन it receives the user raw input and must return a list of tool calls। नहीं, ज़रूरी नहीं है नो कि टूल नो। कॉल को जो है ना वो मस्ट रिटर्न करेगा, तो ये भी हम साइड पे इसको भी डिस्कार्ड करेंगे, ए और सी को तो डिस्कार्ड कर देते हैं। इट रिसीव्स मॉडल सेटिंग्स एंड आउटपुट टाइप एंड मस्ट रिटर्न अ मॉडिफाइड एजेंट ऑब्जेक्ट। नहीं, देखिए बात वही आ रही है कि मस्ट रिटर्न वाली बातें जो है ना, ये जो है ना क्या है, इट ओनली वाली, रिसीव्स मस्ट वाली, ये डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, सही है। एंड कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मस्ट रिटर्न द। अच्छा, वो तो फिर बी में भी मस्ट है, हाँ, फर्स्ट ये ए बात में भी भी है, मस्ट इसमें भी है, मस्ट है। थर्ड में मस्ट है और लास्ट में। अच्छा देखें, एक चीज़ अभी इसमें हमने सोचना क्या है। इंस्ट्रक्शन में हम लोग देते क्या चीज़ें। इंस्ट्रक्शन में हम लोग ज़्यादातर क्या देते हैं, उसका बिहेवियर बता रहे होते हैं ना। ठीक है, मतलब मॉडल का बिहेवियर बता रहे होते हैं कि सॉरी एजेंट का बिहेवियर बता रहे हैं कि वो एजेंट करेगा क्या। ठीक है, अब उस बिहेवियर में उसके साथ साथ हम लोग कॉन्टेक्स्ट भी दे रहे होते हैं ठीक है। इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब अगर इन दो चीज़ों का देखा जाए हम लोग, तो इट रिसीव ओनली द कॉन्टेक्स्ट
ऑब्जेक्ट एंड मस्ट रिटर्न अ बूलियन, ये बात तो नहीं है, ए वाला तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बूलियन रिटर्न इंस्ट्रक्शन का कोई काम ही नहीं है, बूलियन रिटर्न करना या कोई चीज़ रिटर्न करना, ठीक है। सही है। तो ये बात तो यहाँ से हो गई ख़त्म, ठीक है। अब उसके बाद इट रिसीव्स द एजेंट, क्योंकि वो होती है ना हमारे पास क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रिंग हो सकती हैं और लिस्ट हो सकती है। आई थिंक ये चीज़ हमने देखी थी इंस्ट्रक्शन के, अगर कोड को देखें ना, हम्म, अगर एजेंट के अंदर इंस्ट्रक्शन के एट्रीब्यूट को देखें तो उसमें बताया हुआ उन्होंने कि वो स्ट्रिंग हो सकती है, और आई थिंक लिस्ट का भी हम लोग लास्ट टाइम पढ़ा था कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स या फिर इस तरह से कुछ था ना, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। आई थिंक कुछ इस तरह से था हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास, अच्छा फिर दूसरे को पढ़ते हैं इस हिसाब से। इट रिसीव्स द एजेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मस्ट रिटर्न द प्रॉम्प्ट एज अ स्ट्रिंग, इसको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। इट रिसीव द यूजर रॉ इनपुट एंड मस्ट रिटर्न लिस्ट ऑफ टूल कॉल्स, अच्छा ये भी हो सकता है, मस्ट रिटर्न ये भी हो लिस्ट सकता ऑफ है। टूल्स। ये इस तरह से हो सकता है कि हमारे पास हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस इस तरह से दी हो कि यूज़र का इनपुट आपने जो है ना एजेंट से लेना है, ठीक है, फंक्शन में ही गेट कर रहे होंगे, यूज़र का जो भी इनपुट आएगा वो हम एजेंट से ले लेंगे, ठीक है। और उसकी बेस पे अगर जो है ना हमारे पास कोई टूल्स, जो हम अगर यूज़र का रिस्पॉन्स सॉरी यूज़र का इनपुट इस टाइप का है कि जिसमें टूल कॉल्स करने हैं, जिस तरह का हमने टूल्स बनाए हुए हैं, वेदर का बनाया हुआ है, सम का बनाया हुआ है, सब्ट्रैक्शन का बनाया हुआ है, अब इसमें जो है हमारे पास यूज़र का इनपुट इससे रिलेटेड आता है, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग टूल कॉल्स करा सकते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग करवा सकते हैं। ये हमने लास्ट टाइम देखा भी था इंस्ट्रक्शन में देखे अच्छा, कि हमने ये स्ट्रिक्टली बता दिया। इधर एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ इसी सी के अंदर, क्योंकि देखें टूल कॉल को क्यों कंसिडर हम लोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि डायनामिक इंस्ट्रक्शन दी इसीलिए जाती है। सिंपल एजेंट को तो हम लोग कभी डायनामिक इंस्ट्रक्शन देते ही नहीं है। जी डायनामिक जी। इंस्ट्रक्शन उसी एजेंट को देते हैं जिसके पास टूल्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, और बी में मुझे नॉर्मल। कंफ्यूजन जो आ रही है ना, बी में नॉर्मली तो ठीक है, प्रॉम्प्ट एज अ स्ट्रिंग देता है, ये भी सही है बात तो, और कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी सही है, एजेंट ऑब्जेक्ट देना तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन दे रहा है यहाँ बी में। एजेंट की ऑब्जेक्ट डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में क्या कर रही है, चले कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट तो हम लोग देते हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं, या फिर कोई एजेंट के लिए डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी हम पास कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एजेंट को ऑब्जेक्ट देना थोड़ा सा मुझे यहाँ पे, उस वजह से मैं इसको नहीं कंसिडर कर रहा। फिर डी जो है वो इट रिसीव मॉडल सेटिंग एंड आउटपुट टाइप एंड मस्ट रिटर्न अ मॉडिफाइड एजेंट ऑब्जेक्ट, तो इसको भी हटा दें। इसको भी हटा सी देते को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, हैं। आपका क्या ख्याल है? सी ही मेरे हिसाब से भी सी बेहतर है। चल चलते हैं, फिर रीज़न पता चल जाएगा अगर गलत हुआ भी तो। चलें। ओके, क्वेश्चन 5 है हमारा। बी, B, एजेंट ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड मस्ट रिटर्न अब द देखते हैं एजेंट ऑब्जेक्ट के बारे में उन्होंने क्या बताया हुआ है। तो बी के हिसाब जी। the function will receive the agent and context and must return the prompt as a string. The example dynamic instruction function also clearly shows context and oh yes 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 yes, देखे भी देखा था ये हम लोगों ने कि पहला पैरामीटर हम लोगों ने देना है उसका कॉन्टेक्स्ट का, और सेकंड में एजेंट देना है, और थर्ड में हम लोग इनपुट या आउटपुट में आउटपुट दे रहे थे, आउट उसमें हम लोगों ने कुछ इस तरह से कुछ देखा भी था, हम्म, ये हमने कहीं पे बनाए हुए भी हैं। मैं यही निकाल रहा हूँ, मैंने कहा चले वो अपनी वो भी निकाल लेते। अपनी एजेंट प्रैक्टिस अच्छा सी क्यों है, इट एजेंट एंड कॉन्टेक्स्ट नॉट, ठीक है, सही। चले, हमने ये कहाँ दिया था? अच्छा वो जो सीक्वेंस था ना रिजवान भाई, टूल्स में ही दिया होगा मेरे ख्याल में, वो डायनामिक। वो सीक्वेंस मुझे याद आ गया, वो हमने इसमें अप्लाई करके नहीं देखा हुआ,
वो मैं बता रहा हूँ, अगर हुआ भी तो कहाँ होगा उसका मैं बता देता हूँ। वो नंबर 6 में देख लें आप, नंबर 6 में जाएं, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट में। यहाँ पे जाएं, लोकल में जाएं। अगर यहाँ हमने अप्लाई किया हुआ तो होगा, लेकिन मैं उसका जो मुझे याद आ गया अभी, वो गार्डरेल्स का कंसेप्ट था इनपुट और आउटपुट में। शुरू में हम लोग कॉन्टेक्स्ट की क्लास देते थे और उसके बाद एजेंट दे रहे थे और फिर इनपुट और आउटपुट दे रहे थे। वो अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, डायनामिक देखेंगे आप। इंस्ट्रक्शंस हमने कहाँ दी थी? डायनामिक इंस्ट्रक्शंस तो हमने दी थी। हाँ दी तो है हमने, प्रैक्टिस में दी थी हमने, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहाँ दी होंगी हमने। आई थिंक रनर में जाए, रनर में, टॉप पे रनर में। रनिंग एजेंट। हाँ रनिंग एजेंट में देखें, या फिर एजेंट्स में देखें। बेसिक ट्रेनिंग डायनामिक इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमने एक पूरा वो बनाया था, मुझे याद पड़ रहा है कि फाइनल आउटपुट है न्यू आइटम है इनपुट नेक्स्ट स्ट्रीमिंग में स्ट्रीमिंग एजेंट एज ए टूल है, कस्टम फंक्शन है, कस्टम फंक्शन टूल के अंदर हम दिया था हम लोगों ने डायनामिक इंस्ट्रक्शंस को। जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट के साथ, मुझे याद आ रहा है हमने बनाए थे, और यहाँ पर नहीं है। डेटा क्लास बनाई, यूजर इन्फो नेम str डेटा क्लास, ये तो हम लोगों ने बना ली उसकी। तो ये तो ये हम लोकल आउटपुट, कॉन्टेक्स्ट ये था। तो आउटपुट के लिए हम लोग लिए था ना इसको। असिस्टेंट यूजर फेच यूजर आईडी। ओके। ये तो एग्जैक्टली याद है कि हमने किया था, किया तो था। 100 prompt ये भी नहीं है। डायनामिक इंस्ट्रक्शंस। चलें इसको देख लेंगे हम लोग कहाँ हमने किया, ढूंढेंगे कहीं से, या नहीं तो दोबारा कर लेंगे इसको। अच्छा एजेंट्स में जाएं थोड़ा सा, एक मिनट, एजेंट्स में कहाँ पे मैंने चेंजिंग की थी, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, सॉरी उसमें जाएं, थर्ड में। कॉन्टेक्स्ट डॉट पी वाई। इसमें जाएं, नीचे देखें, एजेंट कॉन्फ़िगरेशन है, ग्लोबल डमी परचेजेस क्लास है, ठीक है, डेटा क्लास दे दी है। सही है, नीचे जाएं, अगर इसमें कोई फंक्शन बना हुआ है, नहीं बना हुआ। इंस्ट्रक्शंस तो इसमें हमने डायरेक्टली दी हुई हैं, डायरेक्टली नहीं किया हुआ उसको। हमने उसका पूरा फंक्शन पास किया था, मुझे इतना याद आ रहा है, पूरा फंक्शन पास करके हमने और उसको जी जी बिल्कुल। इंस्ट्रक्शंस दी थी कि भाई ये वहाँ से आप ले लो। और सेटिंग में भी नहीं है, आउटपुट टाइप में आउटपुट टाइप आ गई, यूज़ बिहेवियर इसमें भी नहीं है हमारा, इसमें भी नहीं है। अरे मुझे लगता है हम लोगों ने अलग से फाइल ना बनाई हो और उसी में दे दी हो जो हमारे पास। चलें देखेंगे सामान, अभी इसको ढूंढने में टाइम ज़ाया होगा हमारा, वैसे ये चीज़ हमने की हुई है और हम पहले कर चुके थे, लेकिन चले ये हुआ कि हमारा ये क्लियर हो गया कि एजेंट ऑब्जेक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जाता है और मस्ट रिटर्न करता है प्रॉम्प्ट एज ए स्ट्रिंग। ठीक है। बिल्कुल। अब बी के अंदर वो करेक्ट उसने बता दिया कि क्यों है करेक्ट, और ए के अंदर उसने बता दिया इनकरेक्ट क्यों है। इट रिसीव बोथ एजेंट एंड कॉन्टेक्स्ट एंड मस्ट रिटर्न अ स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट नॉट अ बुलियन। ए तो बुलियन वाला हमने वैसे ही कह दिया था कि वो है ही नहीं उसका। सी के अंदर जो है वो कह रहा है कि भाई इनकरेक्ट है, इट रिसीव्स एजेंट एंड कॉन्टेक्स्ट नॉट रॉ यूजर इनपुट एंड रिटर्न्स अ प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग नॉट टूल कॉल। ठीक है, अच्छा हम लोग इसको कह रहे थे कि वो टूल कॉल जो है ना वो देगा, और इसने कह दिया कि वो टूल कॉल तो देगा ही नहीं। सही। वाई डी करेक्ट। इज इनकरेक्ट, इट रिसीव्स एजेंट एंड कॉन्टेक्स्ट नॉट मॉडल सेटिंग्स और आउटपुट डेटा आउटपुट टाइप एंड रिटर्न्स अ प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग नॉट अ मॉडिफाइड एजेंट ऑब्जेक्ट। भाई चले भाई, छठे पर आते हैं, गार्डरेल आ गया। सही। व्हाट इज द व्हाट प्राइमरी इज फंक्शन? अच्छा पढ़ें पढ़ें, आप पढ़ें शेर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गार्डरेल्स इन ओपन एआई एजेंट एसडीके?
एंड एट व्हाट पॉइंट इन द एजेंट्स एग्जीक्यूशन डू दे ऑपरेट, ठीक है। ए ऑप्शन है दे प्रोवाइड मॉडल ट्यूनिंग पैरामीटर्स एंड ऑपरेट ओनली ड्यूरिंग मॉडल इनिशियलाइजेशन। बी है दे एनफोर्स टूल चॉइस बिहेवियर एंड ऑपरेट आफ्टर एवरी टूल कॉल। C है they run checks validations on user input in parallel to the agent running and on the agent's output once it is produced. D option है they manage the agent's lifecycle events and operate only at the start and end of the run. अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गार्डरेल्स, ठीक है, इन ओपन एजेंट SDK and what point in the agent execution do they operate, ठीक है। अब ये इन्होंने पूछा दोनों चीज़ों के लिए, एक तो ये पूछा कि प्राइमरी गार्डरेल का फंक्शन क्या है प्राइमरी इसका, फंक्शन क्या है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये पूछा है कि पूछा वो कि ऑपरेट कहाँ पे। कौन से पॉइंट पे जो है ना ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन में तो पॉइंट्स बता दिए स्टार्ट पे और एंड पे, लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन बताया हुआ वो क्या बताया उन्होंने, लाइफ साइकिल इवेंट, जो कि इससे इससे उसका ताल्लुक नहीं है। आई लाइफ थिंक साइकिल इससे ताल्लुक। इवेंट्स, हाँ लाइफ साइकिल इवेंट जो है ना वो तो है ही अलग चीज़, ठीक है। ए के अंदर द प्रोवाइड मॉडल ट्यूनिंग पैरामीटर्स, नहीं ये भी नहीं है, हम इसको सीधे सीधे साइड पे कर देते हैं, ठीक है। दे इन्फोर्स टूल चॉइस बिहेवियर एंड ऑपरेट आफ्टर एवरी टूल कॉल, नो, टूल चॉइस बिहेवियर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। टूल चॉइस बिहेवियर एक अलग चीज़ है, उसका गार्ड रेल से किसी किस्म का लेना देना नहीं, नज़दीक तरीन भी नहीं आता वो, ठीक है। अब यहाँ पर आती है हमारे पास सिर्फ रह आता है फिर आखिर में सारे, हम जब 3 गलत कर चुके हैं तो एक सही है यहाँ पर, दे रन चेक्स वैलिडेशंस। देखिए पहला मकसद तो इसका प्राइमरी यही है, फंक्शन तो यही है। यूज़र इनपुट इन पैरेलल टू द एजेंट रनिंग, पैरेलल होता है सही है, एजेंट रनिंग के अंदर फर्स्ट टाइम जब चलता है। नहीं, ये पहला अच्छा, पॉइंट उन्होंने बता दिया। पैरेलल रनिंग है, और दूसरी बात ये कि देखें, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर ये बताया था कि जो लास्ट भी होता है ना तो वो भी पैरेलल रनिंग ही होती है। बिल्कुल। आउटपुट जो मतलब आउटपुट गार्ड रेल जो है वो भी पैरेलल वो रनिंग भी होती क्या है। है, क्या गिराया आपने अफान? तो सी, सी इज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर है, और मेरे ख्याल में यही होना चाहिए इसका आंसर। जी ख्याल में जी नहीं हमारा बल्कि ही। एग्जैक्टली यही आंसर है इसका। हाँ एग्जैक्टली यही है बिल्कुल। इस पे तो इतनी श्योरिटी होनी चाहिए। हाँ सी, ठीक है। सी का देखें उसने, सोर्स एक्सप्लिसिटली डिफाइंस गार्डरेल, गार्डरेल अलाउज यू टू रन चेक्स वैलिडेशंस on user input in parallel to the agent running and on the agent output when it is produced। ए को इनकरेक्ट इसने क्या है, मॉडल सेटिंग्स आर द ट्यूनिंग पैरामीटर्स, गार्डरेल्स आर फॉर वैलिडेशन एंड देयर ऑपरेशन टाइमिंग, ये हमने पहले ही बता दिया। टूल चॉइस इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, मॉडल सेटिंग, गार्डरेल्स है बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर वैलिडेशन रोल्स एंड स्पेसिफिक टाइमिंग। डी इज इनकरेक्ट, लाइफ साइकिल हुक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, ऑब्जर्विंग इवेंट्स के लिए होता है ये। गार्डरेल्स आर फॉर वैलिडेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक फेज ऑफ एग्जीक्यूशन, और ठीक है। यही चीज़ अच्छी है कि उन्होंने साथ में जो चीज़ें जो आंसर दिए हैं उनको भी थोड़ा सा शॉर्टली डिफाइन कर लिया। मतलब देखें ना अब लाइफ टूल साइकिल चॉइस, हुक्स, अब लाइफ साइकिल टूल हुक्स का चॉइस भी का बता इन्होंने दिया डिफाइन कर कि दिए यहाँ पर। हाँ लाइफ साइकिल हुक्स आर ऑब्जर्विंग इवेंट्स है, ठीक है। टूल चॉइस का बता दिया कि वो पार्ट ऑफ मॉडल सेटिंग्स है, और मॉडल सेटिंग्स क्या है कि आर और फाइंड और ट्यूनिंग ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं, ठीक है। पैरामीटर्स। सही है, 7 पर बेहतरीन हम हो गया। लोग, 7 पे जाए। अच्छा मैं समझ रहा था कि 50 क्वेश्चन कर लेंगे तो 9 12 हुए हैं, तो 7 क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। 20 मुझे टारगेट 20 का भी जो है ना, अगर हम लोग खेल में अच्छा आज, चले गए तो फिर आज कोशिश करेंगे शोएब के किस तरीके से इसको ख़त्म करें, क्योंकि हो सकता है कि आज ही ये लोग अनाउंस कर दें एग्जाम। हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलें। चले इसको जो है ना अभी हमारे पास ये टाइम है, और उसके बाद फिर मिलने जाना है क्लास के लिए, तो वहाँ से फ्री होऊंगा मैं 6 बजे। अगर मगरिब से इशा के दरमियान टाइम हुआ मैं तो फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। ओके, व्हेन डुप्लीकेटिंग एन एजेंट यूजिंग द क्लोन, क्लोन मेथड, सही है।
What is the extent of modification allowed for a new agent instance? Only the name can be changed. No properties can be changed. It creates an exact duplicate. Any properties of the agent can be optionally changed. Only instructions and model can be modified. देखिए एक चीज तो इन्होंने कर ली बिल्कुल इजी हमारे लिए ओनली नो प्रॉपर्टी एंड ओनली तो इन तीनों को एक्सक्लूड कर दें बाकी एक ही रह जाता है सी रह जाता है एनी प्रॉपर्टी, यानी हम क्लोन के बाद कुछ भी कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी चेंज कर सकते हैं उसकी, हमारी मर्जी है। हम नेम वही रहने दें, कोई मसला नहीं है। हम इंस्ट्रक्शन चेंज कर दें, कोई ज़रूरत नहीं। हम बाकी पैरामीटर्स हैं, अगर उसके नाम में मॉडल सेटिंग दी हुई है हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी एजेंट की ऑप्शनली हम चेंज कर सकते हैं। नहीं चेंज करना चाहें एज इट इज़ क्लोन बना लें, एज इट इज़ बन जाएगा क्लोन। ठीक है, जी बिल्कुल क्लोन बनाने का देखें, क्लोन बनाने का मकसद ही ये होता है कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट हमारे पास आ जाएगा। अब उसमें हम अगर कोई थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहते हैं, कोई हम अपने हिसाब से कि देखें, अब एक हमने क्लोन एक एजेंट बनाया हुआ है, वो दूसरा एजेंट हाँ बनाना चाह रहे हैं। अगर हमने एक मैथ का एजेंट बनाया हुआ है, दूसरा एजेंट भी मैथ का बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब हमने एक मैथ का एजेंट बनाया हुआ है तो हम ऐसा करते हैं एक हिस्ट्री का एजेंट बना लेंगे, लेकिन सेटिंग्स सारी की सारी हमने उसकी उठा ली, मैथ वाले एजेंट की, और उसकी हमने इंस्ट्रक्शन चेंज कर दी और नेम चेंज कर दिया। तो मतलब ये है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल तो सी के साथ ही जाते हैं हम लोग, और इंशाल्लाह कंफर्म सी ही होगा। ओके, सी ही है इसका। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एन एजेंट कैन बी ऑप्शनली चेंज ठीक है और करेक्ट के बारे में उसने बताया बाय यूजिंग द क्लोन मेथड ऑन एन एजेंट यू कैन डुप्लीकेट एन एजेंट एंड ऑप्शनली चेंज एनी प्रॉपर्टीज यू लाइक सही है और ए क्या है कस्टमाइजेशन इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट द नेम सही है बी क्यों है कि द क्लोन मेथड एक्सप्लिसिटली अलाउज ऑप्शनल चेंजेस और डी क्या है कि द फ्लेक्सिबिलिटी एक्सटेंड्स टू एनी प्रॉपर्टी नॉट जस्ट इंस्ट्रक्शंस एंड मॉडल ठीक है मतलब वही हो गया कि हमारे पास हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज करनी है ऑप्शनल हमारे पास है चलें बहुत सारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेटिंग्स 8 है, सेटिंग मॉडल सेटिंग डॉट टूल। अच्छा, यहाँ पर है सेटिंग मॉडल सेटिंग्स डॉट टूल चॉइस, ये पूरा इन्होंने दिया हुआ है, मॉडल सेटिंग्स डॉट टूल चॉइस टू मतलब रिक्वायर्ड। मॉडल सेटिंग की क्लास के अंदर हम टूल चॉइस का अगर पैरामीटर रिक्वायर्ड रखते हैं हम्म, तो हैज़ व्हाट स्पेसिफाइड implication implication for the LLM's behavior regarding tool use ठीक है तो अब इससे ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि LLM must not use any tool हम्म। नहीं रिक्वायर्ड दिया हमने ठीक है बी क्या है कि the LLM decides whether or not to use a tool और ये तो हम लोग ऑटो में रखते तो हैं उसके, ऑटो में मर्जी में रखते हैं तो होगा। इसको the LLM is required to use a tool intelligently deciding which one from the available options अच्छा B क्या है कि the LLM is required to use a specific predefined tool name required नहीं, देखिए यहाँ पर तो कह रहा है कि टूल नेम जो है वो रिक्वायर्ड दे दिया हमने, टूल नेम तो रिक्वायर्ड नहीं है, टूल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है द सी C द पे एल जा एल एम। सकते हैं डी, क्या कह रहे हैं शेफी? C पे जा सकते हैं लेकिन ये predefined tool name required अच्छा क्वेश्चन में required का पूछा हुआ है ना अदरवाइज हमने लास्ट टाइम जब देखा था तो डायरेक्टली टूल नेम देके भी चेक किया था तो उससे भी चल गया था ना हाँ देखें, उस सूरत में तो हम लोग स्पेसिफिक टूल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि जब चॉइस के अंदर हम लोग पैरामीटर ही पास कर रहे हैं, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर वो वैल्यू ही रिक्वायर्ड पास कर रहे हैं। देखें तो हमारे पास तीन थी ना, एक ऑटो थी, एक जी रिक्वायर्ड जी थी, और एक हम टूल नेम दे रहे थे। और चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? इसमें रिक्वायर्ड और ऑटो थी और टूल नेम दे रहे थे और उसमें एक और थी नन नन। ठीक है, तो अब बात ऐसी आ रही है कि यहाँ पर वो प्री डिफाइंड टूल नेम्ड रिक्वायर्ड कर रहा है। देखें, यहाँ पर स्ट्रिंग में उसने रिक्वायर्ड कर दिया है, यानी वो कह रहा है टूल नेम्ड। अब अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने जाएं तो वो टूल का जो नाम है ना वो रिक्वायर्ड कर रहा है, यानी रिक्वायर्ड नाम का एक टूल होगा।
आपका क्या ख्याल ठीक है। ठीक है, फिर इस हिसाब से तो सी के साथ चलेंगे हम लोग। नहीं, चलने के क्योंकि अलावा फर्स्ट लॉजिक सेकंड लॉजिक भी यही बन रही है। हाँ, देखें, एलएलएम लॉजिक इज यही है रिक्वायर्ड ना। टू यूज अ टूल, जी, यानी रिक्वायर्ड है हाँ, अब वो डिसाइड करेगा कि कौन सा टूल यूज करना है मैंने। अगर उसके पास बिल्कुल। 3 4 टूल 5 टूल दिए हुए हैं, या कई सारे टूल हैं उसके पास, या 2 टूल हैं, उसमें से कौन सा टूल उसको यूज करना है, वो उसको जो है ना इंटेलिजेंटली डिसाइड करेगा खुद ही कि इसमें से यूज कौन सा करना है, लेकिन करेगा जरूर उसको वो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो यही इसका सही है। आंसर होगा इंशाल्लाह। कहाँ गए अभी हम, ये 8। 8 के अंदर द करेक्ट जी, आंसर इज जी। सी। तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ तक, ताकि नीचे वाला नजर ना आए। द करेक्ट आंसर सी, द एलएलएम इज रिक्वायर्ड टू यूज अ टूल इंटेलिजेंटली डिसाइडिंग विच वन फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। Source defines required as which requires the LLM to use a tool, but it can intelligently decide which tool. Required सही है। explicitly means is must use a tool, not avoid it. ठीक है, ये तो उसने इनकरेक्ट दे दिया। बी के अंदर वो कह रहा है कि भाई द ऑटो अलाउज द एलएम टू डिसाइड रिक्वायर्ड रिमूव दिस डिसीजन डायरेक्शन टू यूज नो टूल, यानी उसकी मर्जी है, डिस्क्रिशन उसकी अपनी डिस्क्रिशन है कि वो कोई भी ले यूज करे या ना करे। ओके, अच्छा, सेटिंग टू, ऑप्शंस दोबारा बताइएगा, ऑप्शंस क्या थे हमारे पास? ए में क्या था कि रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट मीन्स दैट मस्ट यूज अ टूल, नॉट अवॉइड इट। अच्छा, ए में क्या था ऑप्शन? एलएलएम मस्ट नॉट यूज एनी टूल। अगर हम अच्छा, ठीक रिक्वायर्ड है, कर ठीक है, देते ठीक। हैं तो मस्ट नॉट यूज एनी टूल। ठीक है। सही है, इन्होंने इसका आंसर दिया है। और डी के अंदर वो कहता है सेटिंग टूल चॉइस टू अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग। देखें, स्ट्रिंग माई टूल फोर्सेज अ स्पेसिफिक टूल रिक्वायर्ड इज मोर जनरल। यानी हम कहते हैं ना, क्या नाम है, अगर उसको रिक्वायर, हम लोग कहते हैं कि भाई टूल रिक्वायर्ड के अंदर हम लोग एक टूल नेम दे देते हैं, तो वो हर हाल में उसी टूल को यूज़ करेगा। वो दूसरे टूल के ऊपर डिसीजन नहीं लेगा, वो नहीं जाएगा दूसरे टूल को उसके अंदर, मतलब डिसाइड करने पे नहीं जाएगा कौन सा यूज़ करना है मुझे। वो हमने उसको एक टूल दे दिया तो वो एक ही टूल यूज़ करेगा। और उसके साथ अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो वो कह देगा कि भाई मेरे पास इसकी वो नहीं है, कैपेबिलिटीज़ नहीं है आंसर देने की। ठीक है। याद आया आपको कुछ? जी, जी, बिल्कुल। हम्म, ये हम लोगों ने अप्लाई भी किया था ना। अप्लाई भी किया था नेम दे के उसको। क्वेश्चन नंबर 9। Okay, what is the default tool use behavior for an agent? What is the default tool use behavior for an agent, and what happens to tool outputs under this behavior? ये तो इजी है। अच्छा, रन एलएलएम अगेन, आई थिंक याद भी किया था इसको अच्छे से। stop on first tool है, the output of the first tool call becomes the final response without further LLM processing. Stop ठीक है, ये तो at tools हाँ। with an empty फिर list, all tool outputs are ignored। ये तो है ही नहीं भाई, इसी की बात है। Run LLM again, tools are run and the LLM then processes their result to produce a final response. Run LLM again, tools are run and then the LLM then processes their results to produce a final response. Tools to final output function. A custom function is always invoked to decide the final output. देखें, अब इसमें हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट पूछा हुआ है टूल यूज़ बिहेवियर, ठीक है? अब इसमें हम लोग 3 चीज़ें दे सकते हैं। एक है स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, ठीक है? एक ये है कि रन एलएलएम अगेन, और एक है स्टॉप एट टूल्स, ठीक है? ये एक क्लास है। इसके अंदर फिर हम लोग देते हैं डायरेक्टली इस टूल का नाम, ठीक है? स्पेसिफिक। अच्छा, अब इसमें ये तीनों तो हैं हमारे पास इसकी, लेकिन ये तो इसके हम अंदर जो देते वैल्यूज़ हैं हम ना, पास कर सकते हैं, वो ये पास वैल्यू कर पास सकते हैं ना, मैं करते हैं। यही बता रहा हूँ। अब इसमें से हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है वो मेंशन सी वाली है, रन एलएलएम अगेन। अगर हम लोग कोई भी नहीं यूज़ करते, टूल यूज़ बिहेवियर यूज़ ही नहीं करते, तो वो रन एलएलएम अगेन को ही यूज़ करता है। मतलब ये होता है कि जब भी वो टूल कॉल करता है, तो टूल का जो आंसर आता है वो एलएलएम के पास दोबारा जाता है, उसको प्रोसेस करके फिर फाइनल रिस्पॉन्स बनाता है उसको, ठीक है? ये चीज़ आ गई। और जो लास्ट है टूल टू फाइनल आउटपुट फंक्शन, तो ये एक इवेंट है। मतलब जो हमारे पास क्लास से जो भी हमारे पास आउटपुट आता है ना,
वो इस क्लास के अंदर आता है हमारे पास, टूल टू फाइनल आउटपुट फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास जो और इसका आंसर बनता है सी बनता है। जी क्या जी, कह रहे हैं आप बताएं। मतलब ये हमने इवेंट्स के अंदर देखे थे ना, हम्म। कि टूल का आउटपुट कहाँ आता है, ठीक है, हैंड ऑफ होता है तो उसका आउटपुट कहाँ आता है, तो इनके अलग अलग क्लासेस है, उनके पास ये रिसीव होते हैं आउटपुट, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना टूल यूज बिहेवियर की कोई हम लोग इसके अंदर सेटिंग नहीं कर सकते इसको। हम्म। ये तो एक ऐसी क्लास है डी वाली जिसके अंदर ये फाइनल रिस्पॉन्स आता है टूल का, ठीक है। तो इसको तो हम लोग एक्सक्लूड कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। अब पहले तीन जो है वो हमारे पास वो तीन चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, उनमें से डिफ़ॉल्ट हमें याद होनी चाहिए कि वो रन एलएलएम अगेन है, ठीक है, सी वाली। सी को चेक कर लें हम लोग। जी जी, 9 नंबर को चेक कर लें। ओके। जी। यही दे रहा है, रन एलएलएम अगेन। ए इनकरेक्ट क्यों है? एक मिनट यार, दिस शुरू दे डिस्क्राइब्स टॉप चल ठीक है। ऑन फर्स्ट। जी रिजवान भाई। बस ठीक है यार, वो तुम्हारी भतीजी जो है ना मोबाइल लेके बैठी हुई साथ में और मेरी आईडी यूज़ कर रही है, तो वो बेकार बेकार के शॉर्ट्स देखे जा रही है, तो फिर बाद में मेरी आईडी पे वही शॉर्ट्स आती रहेंगे और मैं नहीं चाहता कि फालतू टाइम ज़ाया करूँ मैं। अच्छा चलें, कहाँ थे हम लोग, नाइन्थ पर। तो एलएलएम का ये दे क्या रहा है, सो स्टेट्स रन एलएलएम अगेन, द डिफ़ॉल्ट टूल आर रन एंड द एलएलएम प्रोसेसेस द रिजल्ट टू प्रोड्यूस अ फाइनल आउटपुट। एग्जैक्ट यही है इसका, हमारे पास नॉर्मली यही आंसर आता है जब तक हम लोग टूल यूज़ बिहेवियर नहीं देते हैं उसको। ठीक है। और ए क्यों इनकरेक्ट है, दिस डिस्क्राइब्स स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल बिहेवियर। बी इनकरेक्ट इसलिए स्टॉप एट टूल इज a specific behavior not the default string and it implies stopping not ignoring outputs। डी इनकरेक्ट इसलिए है कि भाई टूल टू फाइनल आउटपुट फंक्शन कस्टम बिहेवियर नॉट द डिफॉल्ट स्ट्रिंग। टूल्स टू फाइनल आउटपुट फंक्शन इज अ कस्टम बिहेवियर नॉट द डिफॉल्ट स्ट्रिंग। चलिए नाइन्थ के बाद टेंथ पे आते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग। जी जी। द फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली resets tool choice to auto after a tool call. What specific problem is this mechanism designed to prevent? एंड हाउ कैन अ डेवलपर ओवरराइड दिस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। यानी सीधा वो कह रहा है कि जब भी फ्रेमवर्क जो है ना, मतलब एक दफ़ा जब वो टूल कॉल हो जाती है तो वो टूल चॉइस को जो है ना ऑटो कर देता है। ठीक है। तो इससे हमें एक तो इस मैकेनिज़्म से हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सॉरी ये मैकेनिज़्म क्या प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है। प्रिवेंशन ठीक है। होता है मतलब, ठीक। हाउ कैन अ डेवलपर ओवरराइड दिस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, तो इसके लिए सीधा टूल चॉइस का हमारे पास ऑप्शन है। तो टूल चॉइस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ थी, क्लास के बाद मेथड कौन सा यूज़ हो रहा था, इट प्रिवेंट्स द एलएलएम फॉर फ्रॉम प्रोसेसिंग टूल रिजल्ट्स ओवर रिडन बाय मॉडल सेटिंग्स डॉट रिटेन टूल चॉइस। ए तो नहीं है। अच्छा शेख, पढ़ना है इसको ज़रा। अच्छा, मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे पास इन्होंने बताया कि इट प्रिवेंट्स द एलएलएम फ्रॉम प्रोसेसिंग, सही है, और टूल रिजल्ट ओवरराइडन बाय मॉडल सेटिंग डॉट रिटेन टूल चॉइस, एक चीज़ ये आ गई। देखते हैं फिर सबको पढ़ के फिर आखिर में देखते हैं इसका क्या आंसर। इट प्रिवेंट्स इनफाइनाइट लूप्स कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस टूल कॉल्स विदाउट एलएलएम प्रोसेसिंग ओवरराइडन बाय एजेंट डॉट रीसेट टूल चॉइस, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द एलएलएम फ्रॉम यूजिंग द सेम टूल ट्वाइस इन अ रो overridden by the agent dot allow sequential tool use, or it prevents the context object from becoming stale overridden by the providing a custom run context wrapper। तो इसमें डी को तो सीधा सीधा एक्सक्लूड कर ले, कॉन्टेक्स्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। इसमें सी का जो है देखा जाए तो इसमें टूल ट्वाइस इन अ रो तो इसका नहीं, क्योंकि हमारे पास जब एक मरतबा टूल कॉल अगर हमने जो सेलेक्ट किया हुआ है तो वो 2 मरतबा नहीं चलता, अगर चलता है तो फिर वो एक पूरी लूप के अंदर ही चलता है, ठीक है। तो ये हमने नोट पढ़ा भी था, याद होगा आपको, कि इस मॉडल सेटिंग के बाद नीचे नोट भी लिखा हुआ था एट द एंड।
बिल्कुल एंड में जाके एक नोट लिखा हुआ था उन्होंने और उसमें यही बात की हुई थी। अब इसमें ए और बी आते हैं और इसमें एक चीज़ का इशू है अगर देखा जाए तो ए में क्या बताया हुआ है कि इट प्रिवेंट्स द एलएलएम फ्रॉम प्रोसेसिंग टूल रिजल्ट। तो टूल रिजल्ट को प्रिवेंट करने के लिए तो नहीं होता क्योंकि ऑटो जो हम हमारे पास आता है टूल चॉइस इसका मतलब ये होता है कि मजीद टूल कॉल करने हैं या नहीं करने, ठीक है, ये उसके लिए होता है टूल चॉइस ना। तो फिर ये बी ही करेक्ट बनता है कि इट प्रिवेंट्स इनफाइनाइट लूप्स कॉज्ड बाय द कंटीन्यूअस टूल कॉल्स विदाउट एलएलएम प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब एलएलएम के पास प्रोसेसिंग के लिए जाता ही नहीं है, बस टूल कॉल करे जा रहा है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो है ना ये ऑटो होना लाजमी है, ठीक है। और ओवरराइडन बाय एजेंट डॉट रीसेट टूल चॉइस, तो ये एक मेथड है आई थिंक उसके थ्रू जो है ना ये हमारे पास क्या होता है ओवरराइड हो जाता है। तो बी ही हमारा मेरे ख्याल में सही आंसर है। बिल्कुल, ये हम लोगों ने नोट में पढ़ा था, आपको याद होगा, आपने कहा था नीचे नोट पढ़ लेते हैं। नोट नीचे उसमें दिया हुआ है स्पेशली इन्होंने। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। बी। करेक्ट आंसर बी है। इट प्रिवेंट्स इनफिनिट लूप कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस टूल कॉल्स विदाउट सॉरी कहाँ गया, without LLM processing overridden by agent reset tool choice. B is correct क्यों है? Source clearly states to prevent infinite loops, the framework automatically resets tool choice to auto after a tool call. This behavior is configurable via agent.reset tool choice. The infinite loop is because tool results are sent to LLM, which then generates another tool call because of tool choice ad infinitum. नया लफ्ज आया है इन्फिनिटम। ये वहीं पे वहाँ पे भी लिखा हुआ है, याद होगा आपको, इसको पढ़ा था हम लोगों ने अंदर हाँ मुझे शायद इन्फिनिटम को, शायद मेरे जहन में आ रहा है कुछ। अच्छा, उसके बाद है ए इनकरेक्ट क्यों है? it enables LLM processing, not prevents it, and the override mechanism is incorrect। ठीक है। LLM की यानी यहाँ पर ये है कि ए बी ए हमारा था क्या, ए में हमारा ये था इट प्रिवेंट्स द LLM फ्रॉम प्रोसेसिंग टूल रिजल्ट्स ओवररिडन बाय मॉडल सेटिंग्स डॉट रिटेन टूल चॉइस। अच्छा 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 अच्छा। सी में हमारे पास है द पर्पस इज ब्रॉडर देन जस्ट प्रिवेंटिंग द सेम टूल, इट्स अबाउट ब्रेकिंग रिपीटेटिव टूल कॉलिंग साइकिल्स। सही। द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली अपडेटेड, दिस मैकेनिज्म इज स्पेसिफिक टू टूल चॉइस बिहेवियर। यानी कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट की बात आ रही थी, कॉन्टेक्स्ट रैपर की यहाँ पर हमने बात की थी, तो वो कह रहा था कि यहाँ पर क्या कह रहा है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर क्या है, द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली अपडेटेड, दिस मैकेनिज्म इज स्पेसिफिक टू टूल चॉइस बिहेवियर। ठीक है शोएब भाई। जी जी बिल्कुल ठीक है। मतलब यार जो है बस बेहतरीन हो गया कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें वैसे वैसे माशाल्लाह इसमें बिल्कुल बेहतरीन हो गई है, मतलब नई चीज़ें भी हमें समझ आ रही हैं, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छे दे दिए हैं, हम्म, ठीक है। और ये लेवल 1 के लिहाज से तो इस तरह की चीज़ें बहुत आ सकती हैं। लेवल 1 के लिहाज से भी और लेवल 2 में भी इंशाल्लाह ये चीज़ें काम आएंगी, कि लेवल 2 के अंदर फिर हम जनरेट जब करवाते हैं ना, अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आज ही कोशिश करते हैं कि लेवल 2 का भी जनरेट करवाएं, ताकि हम लेवल 2 की, बल्कि मेरे हिसाब से तो मैंने जो कल बात की थी कि हम लेवल 1 देते के साथ ही ना, अगर हमें ये चॉइस दी जाए कि लेवल 2 दे दो, तो हम 2 दिन में इस तरीके से तैयारी करके और लेवल 2 दे सकते हैं हम लोग। जी, जी, बिल्कुल। और अब हमने इस तरह करना है नेक्स्ट कि अच्छा नेक्स्ट वीक निज़ाम में मेरी है नाइट शिफ्ट, ठीक है। हम्म। तो इसमें ये है कि फिर हम लोग टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे थोड़ी-सी उस हिसाब से। देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। और हाँ, वैसे भी टाइमिंग ट्यूसडे में जो वेडनेसडे है ना ट्यूसडे थर्सडे में भी मैं आपको पता है रात में अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ, रात में जो है मैं अवेलेबल नहीं होऊँगा तो फिर सेशंस में भी हम्म। वो कह रहे ही बस इंशाल्लाह जो है ये आपकी मंडे से शुरू हो रही है ना नाइट शिफ्ट। जी, बस इस मरतबा असल में सैटरडे की छुट्टी आ गई बीच में ना, हम्म। तो वो
खराब इस तरह से हो गया काम कि अभी आज रात को भी मुझे जाना। आज मेरी हालांकि सैटरडे में 8 ड्यूटी कर लेता तो मेरी आज भी छुट्टी होती और कल पीर को भी छुट्टी होती, मुझे पीर को नाइट में जाना होता। लेकिन अब सारा जो है ना रिदम ये ख़राब कर दिया उन्होंने कि आज अब मुझे क्लास के लिए भी जाना है, नाइट की ड्यूटी के लिए भी जाना है और सब कुछ तरतीब ख़राब। और अभी मसलन मैं आज छुट्टी भी इसलिए नहीं कर सकता, हालांकि मेहमान भी आए हुए हैं, इरादा मेरा छुट्टी का बनता है। लेकिन वीक में अगर इसी वीक में कहीं टेस्ट आ गया और टेस्ट भी हुआ 7-8 बजे के टाइम पे और लेट टाइमिंग में हुआ, तो हो सकता है मुझे वहाँ से छुट्टी करनी पड़े उस दिन भी। तो सही, डबल अल्लाह खैर छुट्टियाँ और करेगा। देखो टेस्ट में तो तुम एडजस्टमेंट अपनी टाइमिंग की सुबह दोपहर की करवा सकते हो। और उम्मीद तो है कि टेस्ट सारा दिन ही होता है, आपको पता है लास्ट टाइम जितने भी होते रहे। हाँ, होता तो सारा दिन ही और इस मरतबा असल में है भी 2 घंटे का, तो देखा जाए तो मेरे ख्याल में टाइम टेकिंग होगा अच्छा खासा। हाँ, लंबा होना चाहिए। और मैं जिस तरह मेरी सदुल्ला भाई से बात हुई थी, तो सदुल्ला भाई कह रहे थे कि हमारा हो सकता है कि पूरा सितंबर ही लेवल 1 के टेस्ट में जाए। पॉसिबिलिटी है क्योंकि याद होगा आपको लास्ट टाइम टेस्ट था हमारे पास 40 मिनट का, ठीक है। 40 में से मुझे याद है जहाँ तक मैंने 2 मरतबा वो टेस्ट दिए हैं क्विज के, तो तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट से ऊपर ज़्यादा नहीं लिए, ठीक है। और मेरा भी यही था, 10 मिनट 12 मिनट में निकल बहुत गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम टाइम एवरेज जो देखा जाए तो बहुत कम स्टूडेंट हो 20 से 25 मिनट में भी गए हो, ठीक है। तो फिर भी इस सब के बावजूद भी आपने देखा होगा कि हम अपने टाइम पे जाते थे तो अभी आगे दूसरे टाइम वाले बैठे होते थे, बिल्कुल। ठीक है। तो अब ये जो 2 घंटे वाला टेस्ट है और इसमें है भी 50, उसमें तो होते भी 15 MCQs थे, हम्म, नहीं सॉरी 20 होते थे। इसमें है भी 50 MCQs 50 से 60 है, और मुझे तो 60 की 50, सुनाई दी थी मुझे। मुझे तो 50 की याद है कि 50 बताया था और उसमें सर कासिम ने खुद ही बताया था कि 3 पाइडेंटिक के 3 उसके एडवांस पाइथन मतलब सॉरी मार्कडाउन के 4 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के और 40 एजेंट एसडीके के। हम्म, ये पूरी डिटेल उन्होंने बताई थी लास्ट क्लास में भी। ठीक है। चल शोएब, इसको ऐसा करते हैं कि आगे चलते हैं। ये प्रॉम्प्टिंग के ऊपर आ गया है और जीपीटी 4.1 की प्रॉम्प्टिंग गाइड के ऊपर आ गया है। ओ ये अब हमें थोड़ा सा वो करेगा, मैंने तो पूरी कंप्लीट नहीं पढ़ी हुई है। और पहली बात फिर तो ये देखते हैं। है कि हाँ देख लेंगे इसको, लेकिन मेरे हिसाब से हमें जो है ना जीपीटी 4.1 से ज़्यादा जो है ना जीपीटी 5.0 की प्रॉम्प्टिंग गाइड को देखना चाहिए। उसकी रीज़न ये है जी कि जी। सर ने भी कहा था हमें जो है लास्ट जितनी भी कुक बुक्स वगैरह शेयर की हैं वो जीपीटी 5 की ही शेयर की हैं। लेकिन तकरीबन तकरीबन प्रॉम्प्टिंग गाइड तो सेम है, उसके अंदर चीज़ें तो सेम ही यूज़ हो रही हैं। हम्म, और सबसे बड़ी बात ये है कि GPT 4.1 की जो कुक बुक है वो बहुत बड़ी है और GPT 5 की कुक बुक थोड़ी छोटी सी है। तो इसका मतलब हाँ है कि जो 4.1 वाली 4.1। तो आई थिंक 60 पेजेस से ज्यादा की वही वाली है ना, हम्म। पूरी डिटेल्ड। हम्म। और मेरे ख्याल में 5 में उन्होंने सिर्फ वही बताया कि हमने क्या क्या चेंज किया है। ठीक है। तो बाकी जिनको आता है वो ज़ाहिर बात है वो देख लेंगे क्या क्या चेंज हुआ है, वो उन चीज़ों को अपने पास अडॉप्ट कर लेंगे। बिल्कुल। चलें देख लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द जीपीटी 4.1 प्रॉम्प्टिंग गाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री की टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रॉम्प्ट रिमाइंडर्स रिकमेंडेड फॉर एजेंटिक वर्कफ्लो। यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो इन 3 सिस्टम प्रॉम्प्ट रिमाइंडर्स का हिस्सा नहीं है एजेंटिक वर्कफ्लो में, यानी जो रिकमेंड किया जाता हो एजेंटिक वर्कफ्लो। रेसिस्टेंस रिमाइंडर्स है, टूल कॉल इंक्रीजमेंट है, कॉन्टेक्स्ट समराइजेशन डायरेक्टिव है, प्लानिंग इंस्ट्रक्शन है। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं। बिल्कुल, हमने अगर कोई चीज़ देखी भी नहीं तो हम उसका आइडिया कैसे तो लगाएंगे। मेरे ख्याल में हम टाइम अब ज़ाया हमें नहीं करते, सबसे, इसको छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं। मेरे ख्याल में प्रॉम्प्ट इंजीनियर के जितने भी आ रहे हैं इनको फिलहाल के लिए एक्सक्लूड कर लें, ठीक इनको है। पढ़ने के बाद देखा जीपीटी जाएगा। 5 प्रॉम्प्टिंग GT गाइड इसको भी हम 5 छोड़ देते को भी हैं। छोड़ें। तो जो चीज़ें कवर ही नहीं की तो फिर अंदाजे और तुक्के लगाने का फायदा नहीं है। हाँ, ऐसे ही अपना भी टाइम ज़ाया करें और देखने वालों का भी टाइम ज़ाया करें हम। बिल्कुल। के जीपीटी ये भी आ रहा है, जी मार्क डाउन। एजेंट एसडीके की आ जाए ना तो फिर देख लेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें हमने नहीं देखी हुई फिलहाल। और हमें ये देखनी है लाजमी, क्योंकि ये तो बड़ा हाँ मुश्किल काम है। लाजमी इंशाल्लाह आज के आज इनको देखना है और फिर आगे इनको आके हम लोग कर लेंगे तो और। अच्छा, ये भी मार्क डाउन की आ गई। मिनिमल करेक्टर और स्पेसिफिक करेक्टर ऑप्शन रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वेक्टर रूल। मार्क डाउन, मार्क डाउन
मार्क डाउन, लिटरल मार्क डाउन आ गया, हाईलाइटेड मार्क डाउन आ गया, जीटी फाइव प्रॉम्प्ट गाइड आ गई, गाइड आ गई, प्रॉम्प्ट गाइड आ गई, पी फोर डिफरेंट प्रॉम्प्ट आ गई, एक्शन टाइप्स पी फोर ये चीज़ क्या चीज़ है? व्हाट आर द थ्री पॉसिबल एक्शन टाइप स्पेसिफाइड फॉर फाइल्स इन अ V48 डिफरेंट फॉर्मेट यूज्ड बाय अप्लाई पेज? ये भी मेरा मार्कडाउन की कोई चीज़ है। जी जी, यहाँ से आगे 41 यहाँ से से। हम लोग 41 से आए थे। आई थिंक 15 के बाद हम लोगों ने छोड़ा ना, देख हम्म, लीजिएगा जल्दी से, 15 41 के पे है। बाद छोड़ा है। सही है। 41 और हमने लास्ट आंसर, तो लास्ट आंसर हमने देखा 10 का, नहीं 10 का देखा, 10 का तो नहीं था। 10 पे ही थे ना, 10 पे थे। एक मिनट पता चल जाएगी, देख पीछे कितने का छोड़ दिए हम लोगों ने, क्या इतने ज़्यादा छोड़ दिए? 10 पर तो नहीं थे खैर हम लोग। ऊपर जाए नीचे आ गए। हाँ ये रहा 11, हाँ सही है, ये 4.1 10 पर 11 ही पे थे। बड़ी बात है, हमने अब तक सिर्फ 10 क्वेश्चंस। और 30 हमने स्किप करके डायरेक्ट 40 पे पहुंच गया। अभी देखिए प्रॉम्प्टिंग के ऊपर और जो है ना मार्क डाउन के ऊपर उसने 30 क्वेश्चन दे दिए हैं मिला के। 30 एमसीक्यूज दे दिए उसने अभी तक। Okay, when a tools to final output function, custom tool handler, returns tools to final output result, is final output false, final output none? What is the precise continuation behavior expected of the agent? आया ना सिनेरियो बेस। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये। ये सिनेरियो बेस असल में। अब मैंने असल में हार्ड रखा था ना इसको, इसकी मैंने जो हाँ, डिफिकल्टी लेवल रखा था वो हार्ड रखा था। अभी तक इसने गपशप हमारे साथ लगाई इंट्रोडक्शन में। हाँ अब वो कह रहा आ जाओ बाबू तुम जो है ना हम तुम्हारे लिए। कितना बड़ा हुआ है इंटरेस्टिंग है वो तो। when a tool to final output function, ठीक है, कस्टम हैंडलर जो कि है हमारे पास, ने बता भी दिया, डिफाइन भी कर ले इसको, रिटर्न्स टूल टू फाइनल आउटपुट रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट तो उसने दे दिया। रिजल्ट में दिया इज फाइनल इस आउटपुट फॉल्स एंड फाइनल आउटपुट नन। ठीक है, व्हाट फाइनल इज द आउटपुट प्राइस नन। कंटिन्यूशन बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ द एजेंट? व्हाट इज द प्रिसाइज कंटिन्यूएशन बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ द एजेंट? अब आंसर में क्या कहे? द एजेंट इमीडिएटली स्टॉप एंड रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग इंडिकेटिंग फेलियर। सही है पहली बात। दूसरा क्या है? द एजेंट रेज अ if error and it cannot determine the next step. Option C, the agent continues the further LLM processing to determine the next action or final response. Or D है, the agent automatically recalls the last tool with adjust parameters. ठीक है, दो तो इसमें सामने सामने डिस्कॉर्ड हो रहे हैं, एक जो डी वाला है, एक जो बी वाला है। डिफ एरर कोई भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, सही। दो गए। पानी में। ए वाले को देखें, द एजेंट इमीडिएटली स्टॉप्स द रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग इंडिकेटिंग फेलियर। नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं देता, ठीक है, सही है। अब उसके बाद जो है हमारे पास द एजेंट कंटिन्यूज द फर्दर एलएम प्रोसेसिंग। देखिए अब इसमें देखा जाए ना कि टूल टू फाइनल आउटपुट फंक्शन जो होता है वो उस वक्त आता है हमारे पास कि जब हमारे पास टूल को कॉल किया जाता है एलएम की तरफ से। अब उस टूल के मतलब मुताबिक की चीज़ ही नहीं आई, ठीक है, उसके पास। आई थिंक उस केस में जो है ना, फाइनल आउटपुट भी फॉल्स होगा और फाइनल आउटपुट नन होगा, ठीक है। इस फाइनल आउटपुट फॉल्स होगा और फाइनल आउटपुट नन होगा इस क्लास के लिए, ठीक है, टूल टू फाइनल आउटपुट रिजल्ट की क्लास के लिए। तब हमारे पास हमारा एजेंट क्या करेगा? एलएम की प्रोसेसिंग करके हमें आंसर दे रहा था ना कि मेरे पास इस चीज़ का एक्सेस ही नहीं है, मैं एक्सेस इस नहीं टूल है के जरिए और गया ना। टूल मेरे पास जो है ना वो इस चीज़ के लिए बना नहीं है। अब मेरे बनने और अपने जो फर्दर अगर एक्शंस करने हैं वो करके फाइनल रिस्पॉन्स बना के देगा। तो आई थिंक मैं तो सी के साथ जाऊंगा इसमें। बिल्कुल सी ही बनता है इसका आंसर। और देख लेते हैं सी में क्या आ रहा है। अच्छा 41, 41, 18,
3 4 8 39 है, 40 45. Correct answer is C. The agent continues with further LLM processing to determine the next step. अब क्या कह रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन इसने क्या दी है? सोर्स डिफाइंस टूल टू फाइनल आउटपुट फंक्शन एज अ कस्टम फंक्शन that processes tool result and decides whether to stop or continue with the LLM. If its final output is false, it indicates the agent should not stop, implying a continuation of the LLM's thought process. यही हमने इसकी वो भी दे दी थी हमने अभी फिलहाल, पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि ये क्यों हो रहा है। सही है, हमने जब अपना आंसर सेलेक्ट किया था। अच्छा, उन्होंने रीजन क्या दिया है कि कस्टम फंक्शन दैट प्रोसेसेस टूल रिजल्ट एंड डिसाइड वेदर टू स्टॉप और कंटिन्यू विद द एलएलएम if its final output is false it indicates the agent should not stop, implying in the continuation of the LLM's thought yes process। yes ये yes अपना yes मतलब yes yes ठीक है। ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि इस क्लास से अगर ये दो आते हैं ना, इस फाइनल आउटपुट फॉल्स और दूसरा क्या है हमारे पास, नन। फाइनल आउटपुट नन था, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट नन होता है ना फाइनल आउटपुट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये बताता है कि एजेंट जो है ना अब स्टॉप नहीं हुआ, उसको आगे एलएलएम की प्रोसेसिंग करनी है। अगर मेरे ख्याल में मुझे जो समझ आ रहा है कि हम यूज टू बिहेवियर जो देते हैं, ठीक है, उसमें स्टॉप एट फर्स्ट टूल कहते हैं। तो यहाँ पर फिर आई थिंक इस फाइनल आउटपुट फॉल्स नहीं, उसकी वजह से हो सकता है ट्रू आए, ठीक है। और फिर ट्रू आने की वजह से जो है ना ये स्टॉप कर ले एजेंट को और एलएलएम की प्रोसेस ना हो और रिटर्न कर दे हमें आंसर वही वाला। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अज्यूम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसने तीसरा वो भी दिया हुआ है कि द रिटर्निंग इज फाइनल आउटपुट फॉल्स मीन्स नॉट टू स्टॉप, और दिस इज नॉट एन एरर कंडीशन बट अ डिसीजन पॉइंट। बी में हमारे पास क्या था? बी हमारे पास है डिफ एरर। यानी डिफ एरर क्या है? एक एरर कंडीशन, यानी जो बी है हमारे पास वो कह रहा है कि जो फाइनल आउटपुट का रिजल्ट जो आ रहा है ना, टू टू फाइनल आउटपुट का रिजल्ट इज फाइनल आउटपुट, ये एक क्या है? डिसीजन पॉइंट है, नॉट के नो ना के एरर है। ठीक है। अच्छा, एक क्या बोला इसने? रिटर्निंग इज ये फाइनल क्या आउटपुट बोला? फॉल्स मीन्स नॉट टू स्टॉप। सही है, सही। ठीक है, वो कह रहा है ना एजेंट इमीडिएटली स्टॉप्स एंड रिटर्न्स एन हाँ, एम्प्टी स्ट्रिंग इंडिकेटिंग फेलियर। While another tool might be called, the decision to do so comes from further LLM processing, not automatically। यानी यहाँ हो सकता है कि भाई मतलब अनदर टूल कॉल भी हो सकती है। सही है, ये डिसीजन कौन करेगा? LLM करेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होता। ठीक है शिव भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जी जी, नेक्स्ट पे चलो। 42. What is the crucial safety mechanism implemented by the agent SDK framework to prevent infinite loop in tool use, and how does it generally function? भाई सबसे पहले तो टूल यूज के अंदर इन्फिनाइट लूप को रोकने के लिए, यानी इन्फिनाइट लूप को रोकने के लिए टूल यूज के अंदर एजेंट एसडीके कौन सा सेफ्टी मैकेनिज्म है यूज करता है, इम्प्लीमेंट करता है? सही ठीक समझाऊं है, फिर हम भाई? देख, हाँ हाँ, हम ऊपर देख के भी आ चुके हैं आई थिंक। What is the crucial safety mechanism implemented by Agent SDK framework to prevent infinite loop in tool use and how does it generally function? ये अभी अभी हम ऊपर एक इसका रीजन देखे भी और ये सब कुछ आए हैं। लेकिन चले इसको पढ़ लेते हैं। इट लिमिट्स द टोटल नंबर ऑफ टूल कॉल्स पर रन टू अ फिक्स कांस्टेंट नहीं, No. ऐसा तो नहीं है। इट रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट यूजर कंफर्मेशन बिफोर ईच टूल कॉल टू ब्रेक पोटेंशियल लूप्स नहीं, यूजर कंफर्मेशन की बात ही नहीं आ रही यहाँ पर। इट ऑटोमेटिकली रीसेट्स मॉडल सेटिंग्स डॉट टूल चॉइस टू ऑटो फॉर ईच टूल कॉल टू री इनेबल एलएम डिस्क्रिशन। देखिए यही चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी कि वो रीसेट कर देता है, ठीक है, ऑटो हाँ, को, ताकि री इनेबल करे एलएलएम को, एलएलएम की डिस्क्रिशन को, यानी एलएलएम की मर्जी को आगे री इनेबल कर दे कि उसने क्या करना है। ठीक है, दोबारा टूल को कॉल करना है कि नहीं करना।
It enforces model setting tool choice none by default after the first tool use। नहीं भाई, इसको भी हम क्या करते हैं, हमारे पास तो सी इसका आंसर बनता है, जो हम ऊपर देख के हैं, डिस्कस भी करके हैं। सही है, इसको पढ़ बिल्कुल लेते हैं। इसको अच्छा। और ये हमारे पास सी ही इसका करेक्ट आंसर है। और ये कहता है कि भाई फोर्स की तरफ से जो बात आई है हमारे, टू प्रिवेंट इनफाइनाइट लूप्स द फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली रीसेट टूल चॉइस टू ऑटो आफ्टर टूल रीसेटिंग टू ऑटो अलाउज द एलएलएम टू डिसाइड वेदर और नॉट टू यूज टूल अगेन। ये बात हम ऊपर पढ़कर आए थे और इस पर डिस्कस भी किया था जी, मैंने। जी। और ए इसलिए इनकरेक्ट है कि भाई ये it does not limit the total number of calls, it prevents a specific type loop। डी is incorrect है कि this is not a user confirmation। बी के बारे में कुछ नहीं दिया इसने, बी के बारे में भी दिया है इसने। बी या इज इनकरेक्ट, डिफॉल्ट टूल चॉइस इज ऑटो नॉट रन। आगे आते हैं 43 पर, 43 पे ही जाना है हमने। GPT 4.1 what specific impact did inducing express starting thinking out loud है नहीं, ये भाई वही आ गया जी, फिर अब दोबारा ही उस पे आ गया मार्कडाउन, और उस पे क्या हो गया इसमें। GPT-5 आ गया। 55 प्लानिंग मेंटेन, 55 भाई क्या हो गया, 55 फ्रॉम इतने ज़्यादा काम डिजाइन। नहीं है। व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेड बेड प्रैक्टिस, डू नॉट डू दिस। अब मार्कडाउन कर बैकग्राउंड दिया, मार्कडाउन इसको मज़ा आ रहा है मार्कडाउन पे करने में मेरे ख्याल में। व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रैक्टिस ऑफ मार्कडाउन, बैकग्राउंड मार्कडाउन, to denote मार्कडाउन what are सिंटैक्स। अच्छा भाई, हाउ टू करेक्टली इसके मार्क डाउन, देन अगेन मार्क डाउन अगेन, देन मार्क डाउन, एन मार्क डाउन। अच्छा भाई, ये बड़ा गलत कर दिया इसने यार, इतने सारे मार्क डाउन के क्वेश्चन दे दिए। तो इसका ऐसा करेंगे कि हम लोग अगली दफ़ा बनवाते हुए मार्क डाउन को अलग से ले लेंगे। और अच्छा, अगले में एक काम कर लेंगे ना रिजवान भाई। हम्म, मार्कडाउन के अगर देखा जाए ना, हमें इतनी चाहिए नहीं से। हमने जो अभी इसके लिए बस एक काम करना है, एक मरतबा ही बैठ के फाइडेंटिक को भी थोड़ा सा देख लेना है, मार्कडाउन को भी देख लेना है, और उसके अलावा किसको, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को भी। ठीक है, और उनके यही बस जो जनरेट कर रहे हैं मेरे ख्याल में बहुत होंगे सारे, अगर सॉल्व कर लिए हमने। सही है। और अगर हमारे इन चीज़ों को पढ़ने के बाद ये सारे सही से सॉल्व हम कर पाए, तो इसका मतलब तैयारी हमारी अच्छी है। ठीक है, बाकी इसके बाद जो भी जनरेट अच्छे करवा रहे खासे मार्क डाउन के क्वेश्चन हैं, और अब उधर क्या करें। हैं, 4.1 के भी हैं और GPT-5 के भी, दोनों के, तीनों के बहुत हैं। या क्या अभी भी GPT-5 चल अच्छा, रहा ये एक क्वेश्चन आ गया थोड़ा डिफरेंट, मार्क डाउन से अलग होके। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द मैनेजर एजेंट एज अ टूल पैटर्न एंड द हैंड ऑफ पैटर्न कंसर्निंग कंट्रोल ऑफ द कन्वर्जेशन। मेजर डिफरेंस बताना है मैनेजर में, यानी एजेंट एज अ टूल जब हम यूज़ करते हैं, और हैंड ऑफ के अंदर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। In manager, है। the ठीक है, sub-agents share control equally. In handoff, a single agent maintains control. In manager, a central orchestrator retains control. In handoff, peer agent delegate control to a specialized agent. In manager, tool choice is always required. In handoff, tool choice is always auto। नहीं, डिस्कार्ड करके साइड पे फेंक दो इसको। द इन मैनेजर कन्वर्जेशन हिस्ट्री इज लॉस्ट, ये बात ही नहीं है, इसको भी हम डिस्कार्ड करके साइड में फेंक देते हैं। हमारे पास दो आंसर आते हैं। इन मैनेजर द सब एजेंट शेयर कंट्रोल इक्वली, इन हैंड ऑफ अ सिंगल एजेंट मेंटेन्स कंट्रोल। ये भी एक आंसर बनता है इसका बिल्कुल। शेख भाई। लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर बन रहा है, ये हमने ऊपर भी देखा है, यही क्वेश्चन इसी तरह इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये घुमा के उन्होंने दे दिया है। तो ये कह रहा है कि इन मैनेजर अ सेंट्रल और, अच्छा वो थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन है वही सेम क्वेश्चन है ये। ऑप्शन उसमें शॉर्ट शॉर्ट दे देता हूँ। हाँ, वो शॉर्ट में थे, ये लॉन्ग में है। इन मैनेजर अ सेंट्रल ऑर्केस्ट्र ऑर्केस्ट्रेटर्स रिटेन्स कंट्रोल। इन हैंड ऑफ, पेयर एजेंट्स डेलीगेट कंट्रोल टू अ स्पेशलाइज्ड एजेंट। अगर बिल्कुल मतलब जिसको कहें कि हम लोग एक बड़ा क्लियर आंसर की बात करें, तो वो यही बनता है बी वाला। वरना ए वाला भी इस पर हम लोग जो है ना कंसिडर कर सकते हैं, ए वाला भी आंसर मेरे ख्याल में तो सही है। अच्छा, ए को देखा जाए ना, ए में क्या है हमारे पास, इन मैनेजर सब एजेंट्स शेयर कंट्रोल इक्वली, ये भी सही बात है बिल्कुल।
इन हैंड ऑफ अ सिंगल एजेंट मेंटेन कंट्रोल, तो ये मेरे ख्याल में ये बात गलत होगी। सेकंड पे गौर करें। A single agent maintains control. नहीं, वो आगे दूसरे को दे देता है, दूसरा आगे करता है। हाँ, उसके पास कोई और एजेंट हो तो वो आगे उसको हैंड ऑफ कर देगा। थर्ड हैंड ऑफ लगाओ, ये थर्ड तो फोर्थ हैंड कंट्रोल ऑफ भी नहीं लग कर रहा है सकता ना, है। मतलब हर बंदा, हर एजेंट अपना अपना कंट्रोल कर रहा हम्म। है। एक एजेंट अगले को पास करे तो पूरा कंट्रोल दूसरे को दे देता है, हम्म। थोड़ी सी हैंड ऑफ को। हम्म। बी हमारा सही है, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। बी को और देखने क्वेश्चन से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर तो देख लें भाई, क्वेश्चन नंबर है 73। अब देखो ये सारे छोड़ के हमें काफी 73 पे जाना पड़ रहा है। तो चलो हम इनको भी देखेंगे दोबारा। 68, 71, 72, 73। ठीक है, बी सही है। The central manager retains control to of the conversation. Source also states that in handoff, peer agents hand off control to a specialized agent that takes over the conversation. दूर रखो मेरे कुड़िया, दूर रखो बेटा मोबाइल को। ओके शेफ, सॉरी नाराज नहीं होना। वो मैनेजर इज सेंट्रलाइज कंट्रोल, हैंड ऑफ डेलीगेट कंट्रोल, नॉट रिटेन इट एज अ सिंगल एजेंट। वही बात आ गई। ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल तो वो सीधा सीधा था, वैसे ही हमने रॉन्ग कर दिया था, जिस पे हम थोड़ा सा वो हो रहे थे, मतलब खासतौर पे मैं थोड़ा हो रहा था कि यार ये हो सकता है सही। तो उसमें यही था कि डेलीगेट कंट्रोल करता है, कोई रिटेन नहीं करता सिंगल एजेंट। सही है। टूल चॉइस का कोई ताल्लुक नहीं, हमने ऐसे उसको उठा के फेंक दिया था। इसको पढ़ लेते हैं। टूल चॉइस एंड मॉडल सेटिंग्स आर सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन एस्पेक्ट्स नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्जेशनल कंट्रोल फॉर दीज पैटर्न्स। कन्वर्जेशन हिस्ट्री इज पास ड्यूरिंग हैंड ऑफ। राइट, ठीक है शेफ। ठीक है। नेक्स्ट पे चले, देखेंगे कौन सा भी तो यूआई यूएक्स फिर आगे। GPT-5 पे आ गए, फिर हम लोग GPT भाई नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल में। अब हम इनको हटा के अपना एक नया इस सोर्स को हटा देंगे। वाई एम एल बेस रियल टाइम एजेंट, रियल टाइम एजेंट ऑपोनेंट 77 पे आते हैं। What is the primary use case for real-time agent and real-time runner components mentioned in OpenAI Agent SDK documentation? जब ये पढ़ा है रियल टाइम एजेंट और रियल टाइम रनर हमने। कंपोनेंट्स मेंशन है डॉक्यूमेंटेशन। आई थिंक मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कहीं पर। नहीं, मैंने तो ये पहली दफ़ा रियल टाइम एजेंट की बात की है, रियल अच्छा, टाइम ये रनर की। लग रहा है कुछ 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 याद आ रहा है, जैसे नई चीजें आए हैं इनमें। अच्छा, मैनेजिंग लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड टास्क्स एंड बैच प्रोसेसिंग, facilitating immediate interactive agent execution and low latency responses. रिजवान भाई, एक मिनट में रिप्लाई के लिए मैसेज कर। मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए यार। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं अपने पास 77 को। अच्छा, 78 पर अगर हम लोग आए यहाँ पर, 78 को देखें तो क्या कहता है, स्पेसिफिसिटी विद इन द ओपन एजेंट। Okay, which specific utility within the OpenAI Agent SDK provides an interface for executing agents, often directly via a run or run sync method? Tool context, runner, run context, life cycle. runner dot run या runner dot run sync होता है हमारे पास। ये इंटरफेस है एग्जीक्यूट करने का एजेंट को। तो शेख भाई आ जाएं तो फिर हम देखते हैं इसको, क्या इस पर अपनी बात करते हैं। रिजवान भाई, अच्छा, 77 को मैंने थोड़ा साइड पे कर दिया क्योंकि ये मेरे ख्याल में हमने पढ़ा हाँ नहीं इसको था। हमने अभी पढ़ा हुआ नहीं डॉक्यूमेंटेशन से, तो इसको छोड़ दे क्योंकि फिर इस पे डिस्कस करना फजूल है। हाँ, अब ये कह रहा है कि विच स्पेसिफिक यूटिलिटी व्हेन द ओपन एआई एजेंट एसडीके प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर एग्जीक्यूटिंग एजेंट्स ऑफन डायरेक्टली विया अ रन
और रन सिंक मेथड, तो टूल कॉन्टेक्स्ट रनर, रन कॉन्टेक्स्ट लाइफ साइकिल, यहाँ पर तो रनर का बनता है, रनर डॉट रन है, रनर डॉट रन सिंक है। Which specifically within OpenAI Agent SDK provides an interface for executing agents, ठीक है, often directly via run और run sync method. रनर ही है। रनर है, रनर, रनर डॉट रन, रनर डॉट रन सिंक, बी इसका आंसर है। और रट लगा क्वेश्चन लिए इसके तो बी इसका आंसर है। 78 के ऊपर हम जाते 78 हैं। भी होगा। 74, 75, 76, 77, 78 इज, ये आ गया भैया। बी आ गया। 79 भी आ गया, हम अब नीचे 78 को देखते हैं। ओके, करेक्ट सोर्स शोज रनर डॉट रन सिंक एजेंट is the way to execute an agent, source also list runner under the agent module। ठीक है। अब कैसा लग रहा है इस तरह का क्वेश्चन जब बीच में आता है रिजवान में? हाँ, अच्छा, these are the other components or concept but runner is the one that executes agent। ठीक है, एजेंट एग्जीक्यूशन में रनर का ही काम होता है भाई, रनर डॉट रन। चले फिर मार्कडाउन आ गया यार, ये क्या मजाक बना दिया हम लोगं ने इसको। आगे फिर फिर GPT मार्कडाउन 5 आ गया, GPT-5 फिर आ गया। ये मेरा ख्याल हम तो 50 क्वेश्चन के चक्कर में थे, 100 पूरे होने वाले। देन अगेन GPT मार्कडाउन, वही GPT GPT-4। 5 ओए होए होए, व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेड पाइथन टूल। अच्छा, ये क्या है भाई? ये अप्लाई पेज कमांड वही आ गई हमारी उसके अंदर, मार्कडाउन के अंदर। डाउन में होगी। यूज टू रैप स्टैंडर्ड पाइथन फंक्शन। अच्छा, ये आ सकता है कुछ चीज़ रैप वाला, हम इसको नीचे करते हैं। और बड़े कहाँ गए थे हम लोग, ये कहाँ गए हम? ओ भाई, कहाँ आ गए हम लोग, ये कहाँ आ गए? कौन से पे थे? 80 के बाद थे ना हम लोग? जी जी 86 आई थिंक 87 था कुछ। ये रहा। हाँ हाँ, टाइम हो गया मुझे। 87, which component from OpenAI Agent SDK agents module is explicitly used to wrap a standard Python function, allowing it to utilize as a tool by an agent। फंक्शन टूल डेकोरेटर है भाई, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, मैं कंफर्म हूँ इसके ऊपर। ठीक है सी में चले। अच्छा भाई, फंक्शन 88 टूल डेकोरेटर है भाई हमारे पास। क्या है? 80, 87 87, 77 से जंप मार के हम लोग 87 पे जा रहे हैं भाई। 85, 86, 87, करेक्ट आंसर 87, फंक्शन टूल डेकोरेटर बस। मॉडल सेटिंग इज मॉडल ट्यूनिंग पैरामीटर रनिंग रनर इज एक्टिंग एजेंट एजेंट ऑब्जर्विंग एजेंट लाइफ साइकिल इवेंट्स। चले भाई तीनों की डेफिनेशन शॉर्ट शॉर्ट। और 88 पर When आते हैं हम लोग। passing a user context object to an agent configured with dynamic instruction, which type hint for the context parameter in the instruction function specifically ensure that the custom context object is accessible। अच्छा agent user context runner context run context wrapper user context तो C is a confirmed answer। ठीक है, सी इसका कंफर्म आंसर है, इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, मसला नहीं है। और सी, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर यूजर कॉन्टेक्स्ट, वाई इस चीज़ का Source shows करेक्ट। the example function signature as a def dynamic instruction। उसमें क्या है कि कॉन्टेक्स्ट रन कॉन्टेक्स्ट रैपर और एजेंट एजेंट यूजर कॉन्टेक्स्ट हम दे सकते हैं। दिस रैपर टाइप अलाउज एक्सेस टू द कस्टम यूजर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है str would not allow access to the स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड यूजर यूजर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। बी भी इनकरेक्ट है, वो कह रहा है कि एजेंट यूजर कॉन्टेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द एजेंट इटसेल्फ, नॉट द कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। अच्छा, फिर कह रहा है डी का डिक्स इज नॉट, डिक्ट इज अ जनरल पाइथन टाइप बट रन कॉन्टेक्स्ट रेफर इज अ स्पेसिफिक एसडीके मैकेनिज्म फॉर दिस। ठीक है 89 पे भाई चलो 89, व्हाट इज द की जेसन जीपीटी 4.1। फिर आ 4.1 गया और भाई, फिर आ गया जीपीटी 5 ए। ये क्या है? यहाँ से आते हैं 80, 92 पर।
100 क्वेश्चन में पूरे हो जाएंगे मतलब, लेकिन हमने तो छोड़े अच्छे खासे, किए कहाँ हैं यार। तो हमने टोटल मिला के कोई 20 आप क्वेश्चन 50 किए का होंगे। बोल रहे थे, हमने 100 कर लिए। हाँ, और मेरे ख्याल में ख़त्म करते हैं इसको, फिर हम नए सिरे से एक आज फिर एक और जनरेट करवा के उसके ऊपर डिस्कस करेंगे रात को। अच्छा, वो एजेंट एसडीके के लिए करेंगे, उससे पहले मेरे ख्याल में एक काम कर लेते हैं, मेरी दोनों तीनों चीजें कवर करके इनको पहले खत्म कर लेते हैं। हम्म। इसमें हमें फायदा ही हो जाएगा ना हम्म। कि एजेंट एसडीके को हम लोग दूसरी मरतबा कर रहे हैं और हमने उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस भी किया। हम्म। तो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक फायदा ही हो जाएगा, हमारे मार्कडाउन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और तीसरा क्या है उसको बोलते हैं क्या, आइडेंटिक, तो खैर इसमें इन्होंने दिए हुए नहीं है, नहीं है। वो फिर हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन ये दो चीज़ें हम लोग पहले कवर कर लेते हैं ताकि ये एमसीक्यू खत्म कर लें और हमारे ये दोनों टॉपिक भी कवर हो जाए। बिल्कुल ऐसा करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं मार्कडाउन को और उसको कंप्लीट करके, और इसकी प्रॉम्प्टिंग गाइड को भी कंप्लीट करके, फिर इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं जो हमने छोड़ दी। स्किप करते हुए आए उनको इंशाल्लाह हम कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एजेंट डॉट रीसेट टूल चॉइस एज अ कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन इन द ओपन एआई एजेंट एसडीके? आई भाई थिंक दो एमसीक्यूज कर चुके हैं, हाँ, दो एमसीक्यूज इस पे कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, किस पर? इसी पर रीसेट टूल चॉइस ऊपर। पर। हाँ, वही ऑटो कर लेते हैं ना टूल चॉइस को। हम्म, तीसरी दफ़ा है ये। हाँ, वही ना, दो मरतबा हम करके आ चुके हैं, तीसरी मरतबा है, तो आई थिंक डायरेक्ट बी आंसर प्रोवाइड द एक्सप्लिसिट ओवरराइड for the framework automatic tool choice reset to auto after a tool call। बी ऑप्शन इसका है लेकिन यहाँ थोड़ा सा करेक्ट। एक चीज़ है, देखो, यहाँ ये कह रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एजेंट डॉट रीसेट टूल चॉइस एज अ कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन। कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन, पहले वो कह रहा था ऑटो, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट की बात नहीं हो रही है, अब यहाँ पर बात हो रही कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन। तो यहाँ हम गलत भी हो सकते हैं। पहला ऑप्शन तो बनता ही नहीं इसका, देखें। हम्म, थर्ड में गेट फोर्स द एजेंट टू यूज द स्पेसिफिक टूल रिपीट, नहीं ये भी नहीं हो सकता। इट रिसेट द लिस्ट ऑफ अवेलेबल टूल्स टू एन एम्प्टी स्टेट, it ये भी forces नहीं the हो agent सकता। to use a specific tool ये repeatedly ही सही, without LLM intervention। भी सही है। बी करेक्ट है। भाई 2 से 3 मिनटों में मैं आया, ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखें है क्या। अच्छा, ये कौन क्वेश्चन सा? है 92, 90, 91 and 92। B is correct। It provides an explicit override for the framework automatic tool choice reset to auto after a tool call। B is incorrect। B is incorrect क्यों कह रहा है? To prevent infinite loops, the framework automatically reset choice to auto after a tool call। This behavior is configurable via agent reset tool choice। This means reset tool choice is the mechanism to change this automatic reset। A is incorrect। It figures the reset behavior, not disables all tool use permanently। It allows flexibility, not forcing repeated use of a specific tool। ठीक है, ये हमने 2-3 दफ़ा देख लिया था। दोबारा हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। GPT-5 की गाइड नहीं पढ़नी हमने भाई। क्यों आ रहे हो आप हमारे पास? GPT-5 GPT-5, लगता है ये सारे मार्कडाउन के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई दफ़ा देख चुके हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पाइथन फर्स्ट डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ द ओपन एआई एजेंट एसडीके? To prioritize Python over other programming languages for code development, to use built-in Python language features for orchestration and chaining agent, avoiding new of abstractions, to ensure agent not execute Python code as a tool, to enable compatibility with the older Python version exclusively। लेकिन लास्ट के जो दो हैं ना हमारे, सी और डी, इनको तो हम लोग सीधा सीधा डिस्कार्ड कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखें, पाइथन कोड को एग्जीक्यूट टूल के लिए नहीं किया जाता, बहुत सारे कामों के लिए पाइथन कोड यूज़ हो रहा है। ओके, उसके बाद जो कंपेटेबिलिटी वाला है ये भी नहीं है, क्योंकि पुराने वर्जन पाइथन को क्या करना है, कंपेटेबल करने की कोई हमारे पास बात नहीं आती।
अब यहाँ पर आती है तो प्रायोरिटाइज पाइथन ओवर द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर कोर डेवलप। ये बात भी किसी हद तक सही है, लेकिन वो कह रहा है कि पाइथन फर्स्ट डिज़ाइन प्रिंसिपल, ये शुरू में ही इसकी डॉक्यूमेंटेशन की पहली डेफिनेशन के अंदर ही हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये आता है to use built-in Python language features for orchestration and chaining agent, avoiding new abstractions। नहीं देखें, पाइथन सिर्फ इसलिए नहीं यूज़ हो रही कि ऑर्केस्ट्रेशन और या चैनिंग एजेंट के लिए, पाइथन पूरी एसडीके के अंदर डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रही है। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनता है मेरे हिसाब से, देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। अब शेब भाई है नहीं इसलिए हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं सकता, कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आंसर शीट से आएगा। ए के साथ में जाऊँगा, ठीक है। और ए पर मेरे पास क्या है, क्वेश्चन कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर था 97, 95, 96 एंड 97। बी बी टू यूज बिल्ट इन पाइथन लैंग्वेज फीचर्स फॉर ऑर्केस्ट्रेशन एंड चेनिंग एजेंट एंड अवॉइडिंग रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, मैंने ए सिलेक्ट किया था तो ए को इसमें इनकरेक्ट क्यों किया? इट्स अबाउट लेवरेजिंग पाइथन फीचर्स, नॉट जस्ट प्रायोरिटाइजिंग द लैंग्वेज इटसेल्फ। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी वो पाइथन के फीचर्स को यूज़ करने की बात कर रहा है, ना कि प्रायोरिटाइज कर रहा है लैंग्वेज इटसेल्फ को। अच्छा, वैसे एक बात है, मैंने एक चीज़ देखी भी है, शेब भाई आते तो इस पर डिस्कशन हो जाती है, कोई और होता मेरे साथ तो, लेकिन ये कि इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि हम जो है ना एजेंट एसडीके में, ज़रूरी नहीं कि पाइथन को ही यूज़ करके करें, हम इसमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके भी काम अपना कर सकते हैं अगर आप जावास्क्रिप्ट पर हैं। लेकिन वो पाइथन इसलिए कहता है कि ईजी टू यूज़ है, सही है, नेचुरल लैंग्वेज है ज़्यादातर, तो इसलिए जो है ना पाइथन को प्रेफर करता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, पाइथन फर्स्ट यूज बिल्ट इन लैंग्वेज फीचर्स टू orchestrate and chain agent rather than needing to learn new abstraction, sorry। ओके जी, उसके बाद सी को इसने इनकरेक्ट इसलिए कहा है कि भाई एजेंट्स कैन यूज वेरियस टूल्स नॉट जस्ट पाइथन कोड। द एच डी के टारगेट्स मॉडर्न पाइथन वर्जन 3.9 प्लस। यानी देखें अब यहाँ पर भी आ रही है कि मैंने जो उसको डिस्कार्ड किया था इसी पे आपके ऊपर, पिछले वर्जन्स को लिए नहीं है, ये 3.9 प्लस से ऊपर के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर देखें वही आ गई GPT-5, GPT-4.1, 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें देखें हमने जितने भी क्वेश्चंस छोड़े हैं, हमने इसलिए छोड़े हैं कि बेवजह में हम तुक्के मारे हैं और पीछे से हम आंसर देख के आपको बताते रहें। हमने जो चीज़ नहीं पढ़ी, हमने उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं की। अगर किसी को इनके किसी ने पढ़ा है तो वो इसके ऊपर जो है ना डिस्कशन भी कर सकता है और हमें बता दें, मसला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन्हें, कोई मसला नहीं, हम उनको कॉल पर ले लेंगे साथ में। अगर किसी को इसके को वो समझता है कि हमारे पास GPT-4.1 की और GPT-5.0 की प्रॉम्प्टिंग गाइड की और मार्कडाउन की किसी किस्म की उनके पास नॉलेज अच्छी है, तो वो हमारे साथ आएँ, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ डिस्कस करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।